चले सर आगे बढ़ते हैं। सर 4 स्टेप्स की कंप्लीशन के बाद हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल का लास्ट स्टेप है रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। बेसिकली स्टेप 1 में हमने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई किया, स्टेप 2 में हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज और हर डिस्टिंक्ट प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विस को एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का नाम दिया। स्टेप 3 में हमने ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन की, स्टेप 4 में उस ट्रांजैक्शन प्राइस को कॉन्ट्रैक्ट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे एलोकेट करा। अब लास्ट स्टेप में जैसे जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाएगी, जैसे जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को डिलीवर होते जाएंगे, ट्रांसफर होते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। अब IFRS 15 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फैक्शन को लिंक करता है गुड्स एंड सर्विसेज के कंट्रोल से। IFRS 15 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फैक्शन को लिंक करता है गुड्स एंड सर्विसेज के कंट्रोल से, यानी कि जिस वक्त गुड्स एंड सर्विसेज का कंट्रोल कस्टमर को ट्रांसफर होगा तब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड मानी जाएगी, तब आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। फिर वो ये बात करता है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कहीं पे कंट्रोल, कहीं पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फैक्शन एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम होगी और कहीं पे कंट्रोल और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फैक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो रही होगी। अगर कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फैक्शन एट अ पॉइंट इन टाइम है, हम रेवेन्यू भी एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड कर देंगे। और अगर गुड्स एंड सर्विस का नेचर ऐसा है जो कि ओवर द पीरियड कस्टमर को ट्रांसफर हो रही है, ओवर द पीरियड कस्टमर को कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, तो रेवेन्यू भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आइदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड एट द पॉइंट इन टाइम या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? तो इसके लिए IFRS 15 ये कहता है, 3 क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है। अगर इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी मीट हो जाए, अगर इन तीनों में से कोई एक बात भी पूरी हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि भाई ट्रांसफर या कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। और अगर इन तीनों में से कोई एक बात भी पूरी नहीं हो रही, तो फिर यहाँ पे ये समझा जाएगा कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का कंट्रोल, गुड्स का ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम हो रहा है, ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सर वो 3 बातें कौन सी? वो आपकी स्क्रीन पे 3 सेपरेट बॉक्सेस में लिखी हमारे पास। सबसे पहले कहता है customer simultaneously receives and consumes all the benefit as the entity performs. Customer simultaneously receives and consumes all the benefit as the entity performs. सर गुड्स एंड सर्विसेज का नेचर इस तरह का है कि जैसे जैसे एंटिटी कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती जा रही है, वैसे वैसे कस्टमर उनका इकोनॉमिक बेनिफिट एंजॉय करता जा रहा है। जैसे जैसे कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, वैसे वैसे कस्टमर इकोनॉमिक बेनिफिट कंज्यूम करता जा रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई गुड्स एंड सर्विस या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई हो रही है। ये सिंपल सी बात है, ये आसान सी बात है। सर इसकी कॉमन एग्जांपल है जनरली रिकरिंग नेचर की सर्विसेज। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको टीचिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, तो जो मैं टीचिंग या रिकरिंग नेचर की सर्विसेज कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आपको एक एक टॉपिक, एक एक लेक्चर कंडक्ट करता जाता हूँ, वैसे वैसे आप उस टॉपिक का, उस लेक्चर का इकोनॉमिक बेनिफिट कंज्यूम करते जा रहे हो, मैं अपना रेवेन्यू ओवर द पीरियड टाइम रिकॉर्ड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कि भाई आपके घर पे कोई मेड आ रही है और वो मेड आपको डेली क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो हर दिन मेड जो आपको क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, आपने उसका इकोनॉमिक बेनिफिट एंजॉय किया, हर दिन का मेड रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक दूध वाला आपके घर पे डेली 1 लीटर दूध देके जा रहा है, आप डेली 1 लीटर दूध पी रहे हो, इकोनॉमिक बेनिफिट कंज्यूम कर रहे हो, आप डेली का रेवेन्यू डेली बेसिस पे, दूध वाला डेली का रेवेन्यू डेली बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेगा। इसको समझने के लिए हम यूं भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज का नेचर, इसको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे हो कि अगर कहीं कॉन्ट्रैक्ट दरमियान में टर्मिनेट हो और नया कॉन्ट्रैक्टर या नया बंदा आ जाए, तो उसको पुराने वाले का काम दोबारा ना करना पड़े, तो हम ये कह सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का नेचर ऐसा है कि कस्टमर कंज्यूम्स एंड रिसीव्स द बेनिफिट एज एंटिटी परफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल कि भाई असद के घर पे एक दूध वाला है जो डेली असद को 1 लीटर दूध देके जा रहा है। अब 4 महीने तक असद ने उसका दूध पिया, मतलब असद ने दूध प्रोवाइड करा, और 4 महीने बाद वो दूध वाले से असद का झगड़ा हो गया। दूध वाला जो है ना बीमार पड़ गया और असद से उसका झगड़ा हो गया, असद ने वो दूध वाला बंद कर दिया और असद ने उसकी जगह एक नया दूध वाला अपॉइंट कर लिया। तो जो नया दूध वाला आएगा वो पिछले 4 महीनों का दूध असद को वापस नहीं देगा, जो नया दूध वाला आएगा वो 5वें महीने के स्टार्ट से दूध देना प्रोवाइड कर रहा होगा। तो अगर नए आने वाले बंदे को पुराने वाले का काम दोबारा से ना करना पड़े,
तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स ऑल द बेनिफिट एज द एंटिटी परफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल कि कोई कंसल्टेंसी का क्लाइंट है, कोई टैक्स का क्लाइंट है, कोई एडवाइजरी का क्लाइंट है, कोई अकाउंटिंग का क्लाइंट है, कोई क्लीनिंग सर्विसेज है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जनरली क्या होता है कि अगर एक पोर्शन ऑफ टाइम पुराने कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, पुराना कॉन्ट्रैक्टर जाता है, नया कॉन्ट्रैक्टर आता है, तो नए वाले को पुराने वाले का काम दोबारा करने की जरूरत नहीं है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई जैसे जैसे काम होता जा रहा है वैसे वैसे कस्टमर इकोनॉमिक बेनिफिट एंजॉय कर रहा है। आपका कंट्रोल, आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो रही है। सर नया वाला कंसल्टेंट आकर पुराने वाले खराब नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्राइटेरिया है एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट और इनहेंसेस एन एसेट कंट्रोल बाय द कस्टमर। एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट और इनहेंसेस एन एसेट कंट्रोल बाय द कस्टमर। अब केस 1 और केस 2 में फर्क क्या है? केस 2 में कहता है कि एंटिटी गुड्स एंड सर्विस परफॉर्म कर रही है, एंटिटी कस्टमर के लिए कोई एसेट प्रिपेयर कर रही है, कोई गुड्स प्रिपेयर कर रही है। जब तक गुड्स रेडी नहीं हो जाती, जब तक गुड्स तैयार नहीं हो जाती, कस्टमर उनका इकोनॉमिक बेनिफिट एंजॉय नहीं कर सकता। लेकिन जितनी जितनी गुड्स रेडी होती जा रही है, जितना जितना एसेट रेडी होता जा रहा है, कस्टमर उनका कंट्रोल हासिल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैंने जो है कारीगर ढूंढा और मैंने कारीगर से कहा कि भाई मुझे जो है मुजस्मा बनवाना है, और लेट से कि भाई मुझे जो है श्रद्धा कपूर का मुजस्मा बनवाना है, और श्रद्धा कपूर का, और मैंने कारीगर से कहा कि भाई मुझे मुजस्मा रेडी करके दे दें आप, और मैंने उससे कंसिडरेशन डिसाइड कर ली। कारीगर ने कहा कि भाई आपकी पसंद का एक मुजस्मा तैयार हो जाएगा, लेकिन इसमें 3 महीने का टाइम लगेगा, 3 महीने बाद मुजस्मा रेडी करके मैं आपको डिलीवर करवा दूंगा। तो मैंने उससे कहा कि नहीं भाई 3 महीने तो मैं वेट नहीं कर सकता, आप एक काम करो कि मेरी ही प्रेमिसेस में, मेरे ही बेडरूम में जो है ना ये मुजस्मा तैयार करो, ताकि जैसे जैसे वो तैयार होता रहे मुजस्मा, तो मेरी नजरों के सामने ही तैयार हो रहा हो। और हालांकि जब तक वो मुजस्मा कंप्लीटली रेडी ना हो जाए वो मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन जितना जितना रेडी हो रहा है उसका कंट्रोल मेरे पास है, वो मेरी बिजनेस प्रेमिसेस में है या मेरे कंट्रोल में है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड वाला क्राइटेरिया मीट हो रहा होगा, दैट इज एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट और एनहांसेस एन एसेट दैट इज कंट्रोल्ड बाय द कस्टमर। सर तीसरे एरिया पे आने से पहले अगर हम IFRS 15 की समरी पर आए, तो IFRS 15 की समरी में स्टेप 5 आपको तीसरे चौथे पेज पे मिलेगा। मिल गया मैं स्टेप 5। सर क्वेश्चन आंसर्स के बाद आपके पास IFRS 15 की समरी आ रही होगी, उसको तीसरे चौथे पेज पे स्टेप 5 रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज एंड व्हेन ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। इस डायग्राम में राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा है व्हेन कंट्रोल ऑफ द एसेट इज ट्रांसफर्ड ओवर टाइम। सबको पता है मैं कहां रीड कर रहा हूं? कंट्रोल इज डीम्ड टू हैव ट्रांसफर्ड ओवर टाइम इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इज मेट। यहाँ पे जो 3 बातें या 3 बॉक्सेस है, 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, इसमें पहला और दूसरा बॉक्स जरा रीड करें। मैं रीड करता हूं। कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स ऑल द बेनिफिट एज द एंटिटी परफॉर्म्स। Where another entity were to take over providing of remaining performance obligation to the customer, it would not have to substantially re-perform the work already completed by the initial provider. This criteria applies generally to service contract where the customer consumes the benefit of the services as they are provided, for example, cleaning services. Entity performance create or enhances an asset controlled by the customer. Where terms of the contract transfer control of the asset to the customer as the asset is being built, that is, as the asset is being built, that is control of the work in progress. The asset may be tangible or intangible. For example, कि भाई मैं IQ के लिए एक पोर्टल डेवलप करने के लिए किसी डेवलपर कंपनी के पास जाता हूँ, उसे अपनी रिक्वायरमेंट्स कन्वे करता हूँ और उसे कहता हूँ कि भाई आप हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे एक LMS ड्रॉ कर, मतलब बना के देते हैं। तो IT कंपनी मुझे कहती है, डेवलपर कंपनी मुझे कहती है कि ठीक है हम आपको एक पोर्टल बना देते हैं, कि अच्छा सा LMS बना देते हैं, लेकिन उसमें लेट से के 2 महीने का टाइम लगेगा। मैं उससे कहता हूं कि भाई आप इस LMS की जितनी भी कोडिंग, जितनी भी डेवलपमेंट कर रहे हो, आप अपना एक बंदा हमारे लैपटॉप पे डिप्यूट, हमारे ऑफिस से डिप्यूट कर दो, और आपका बंदा हमारे ऑफिस आए और उसकी कोडिंग, उसकी डेवलपमेंट का काम करता रहे। अब जब तक वो पोर्टल रेडी नहीं हो जाता, वो मेरे किसी काम का नहीं है। अगर लेट से मैं एक पोर्टल बनवा रहा हूं और 2 महीने का टाइम लगेगा, तो जब तक वो पोर्टल पूरी फुली रेडी ना हो जाए, सब्सटेंशियली कंप्लीट ना हो जाए, फंक्शनल हो जाए, वो मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन जो भी उसकी पार्शियल कंप्लीशन हो रही है, अगर वो मेरे अपने लैपटॉप्स में, मेरे IQ के लैपटॉप में हो रही है, तो उसका कंट्रोल अल्टीमेटली मेरे पास है,
सामने वाला अपना रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड कर रहा होगा। जिस तरह लेट्स से कि भाई मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है और मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को कहता हूं कि भाई यहां मुझे कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो जब तक उस प्लॉट ऑफ लैंड पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो जाए, घर मकान बेंगलोर रेडी ना हो जाए, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट एंजॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन जितना जितना एक एक फ्लोर डलता जा रहा है, दीवारें जलती जा रही है, मरम्मत होती जा रही है, जितनी जितनी चीजें बनती जा रही है वो कस्टमर के कंट्रोल में है, तो यहाँ पे सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर अपना रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड कर रहा होगा। पहला पॉइंट कोई दूसरा बंदा वो कॉन्ट्रैक्टर चला जाता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो तो वहीं से काम शुरू करेगा। हाँ, पहला पॉइंट मिल जाएगा। मतलब पहले वाला पॉइंट ये जो समझाने की मैंने बात बताई कि नए बंदे को आने के बाद पुराने वाले का काम दोबारा से ना करना पड़े, सिर्फ एक समझाने के लिए था। हर केस में अप्लाई हो ये नेसेसरी नहीं, वो सिर्फ एक इंडिकेटर था इस चीज की हिंट देने के लिए। इसके बाद हमारे पास तीसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया में इटसेल्फ दो कंडीशंस है। तीसरे क्राइटेरिया में इटसेल्फ दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, entity's performance does not create an asset with an alternative use to the entity, and entity has enforceable right to payment for performance obligation completed to date. सर पहला क्राइटेरिया, गुड्स एंड सर्विस का नेचर ऐसा हो कि जैसे जैसे कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वैसे वैसे कस्टमर इकोनॉमिक बेनिफिट एंजॉय कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। पहला क्राइटेरिया मीट। या फिर गुड्स एंड सर्विस का नेचर इस तरह का है कि जैसे जैसे कस्टमर के लिए एसेट प्रिपेयर किया जा रहा है, कस्टमर उसका कंट्रोल ऑब्टेन करता जा रहा है। दूसरा क्राइटेरिया मेट। अगर ये दोनों बातें ना हो, तीसरे क्राइटेरिया में इटसेल्फ दो अलग अलग कंडीशंस हैं कि एंटिटी की परफॉर्मेंस से एक ऐसा एसेट प्रिपेयर किया जा रहा है जिसका कोई और अल्टरनेट यूज नहीं होगा। कोई और अल्टरनेट यूज नहीं होगा का मतलब है कि वो स्पेसिफिक कस्टमर के लिए एसेट प्रिपेयर किया जा रहा है, वो स्पेसिफिक कस्टमर के लिए ही एसेट प्रिपेयर किया जा रहा है। अब देखिए अल्टरनेट यूज का ना होना, ऑल्टरनेट यूज का ना होना प्रैक्टिकली भी हो सकता है, लीगली भी हो सकता है। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल मैं एक कॉन्ट्रैक्टर या मैं कंपनी के पास जाके अपनी स्पेसिफिक नीड के हिसाब से कोई एसेट बनवाऊं और कॉन्ट्रैक्ट में रिस्ट्रिक्शंस डलवा दूं कि भाई ये जो मेरे लिए एसेट बनाया जा रहा है ना, ये किसी और को सेल नहीं हो सकता, ये किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो इसको हम कहेंगे लीगल रिस्ट्रिक्शंस। या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी कंपनी के पास जाके अपनी स्पेसिफिक नीड के हिसाब से कोई एसेट बनवाऊं, लेकिन वो एसेट इतना स्पेसिफिक हो वो किसी और के काम ही ना आ सके, वो मेरी स्पेसिफिक नीड के हिसाब से बनाया गया हो, तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन को हम प्रैक्टिकल रिस्ट्रिक्शंस कह रहे होंगे। तो पहले तो ये कि जो एसेट रेडी किया जा रहा है उसका कोई और अल्टरनेट यूज नहीं होना चाहिए, आइदर लीगली और आइदर प्रैक्टिकली, एंड द एंटिटी हैज इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीटेड टू डेट। और कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट टर्म्स कुछ इस तरह से है कि जितना जितना परसेंट काम होता जा रहा है उतना उतना कंपनी का या एंटिटी का राइट टू कंसीडरेशन एस्टैब्लिश होता जा रहा है। यानी कि अगर लेट से कि गुड्स एंड सर्विस इस तरह की बनाई जा रही है जो कि कस्टमर की स्पेसिफिक यूज के लिए, उसको कोई और अल्टरनेट यूज नहीं है, और साथ साथ ये भी कंडीशन है कि जितना जितना काम कंप्लीट हो जाता जा रहा है उतना उतना पेमेंट राइट एस्टैब्लिश होता जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि कंट्रोल और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई हो रहा है। इस केस में भी आपका रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। अपने पास अगर समरी वाले एरिया पर आए और समरी वाले एरिया में सबसे लास्ट बॉक्स रीड करें, मैं रीड करता हूं। तीसरे क्राइटेरिया में दो कंडीशंस हैं। एंटिटीज परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसेट विद एन अल्टरनेटिव यूज ऑफ द एंटिटी एंड द एंटिटी हैज enforceable right to payment for performance obligation completed to date. अब पॉइंट पहली वाली कंडीशन में कहता है it requires assessment requires judgment and consideration of all facts and figures circumstances. An asset does not have an alternate use if the entity cannot practically or contractually redirect the asset to another customer. For example, due to significant economic loss through rework or reduced selling price, the फला स्पेस आप लोगों के लिए एलोकेट की गई है। और तीसरे क्राइटेरिया हमारे पास दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी हमारे पास एंटिटी परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसेट विद अल्टरनेटिव यूज ऑफ द एंटिटी एंड द एंटिटी हैज एनफोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीटेड टू डेट। सर जो एसेट कस्टमर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है इसका कोई अल्टरनेटिव यूज का ना होना
अब ऑल्टरनेटिव यूज का ना होना प्रैक्टिकल रिस्ट्रिक्शन की वजह से हो सकता है, लीगल रिस्ट्रिक्शन की वजह से हो सकता है। लीगल रिस्ट्रिक्शन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन ही कंपनी को रिस्ट्रिक्ट करे कि एसेट किसी और को ट्रांसफर या सेल ना किया जाए। प्रैक्टिकल रिस्ट्रिक्शन यानी कि एसेट इतना कस्टमाइज या स्पेशलाइज नेचर का हो कि वो किसी और कस्टमर की तरफ अगर ट्रांसफर भी करना हो तो बहुत ज्यादा रीवर्क करना पड़ जाए। और दूसरा ये कि एंटिटी हैज इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड टू डेट, यानी कि जितना जितना एसेट कंप्लीट होता जा रहा है, जितनी जितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जा रही है, उस हद तक राइट टू पेमेंट स्टैब्लिश हो। इस तरह की कोई बात पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन में डिटरमाइन हो, डिफाइंड हो। तो अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होती है तो फिर हमारे पास तीसरा क्राइटेरिया कंट्रोल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का सेटिस्फाई होगा और हम अकॉर्डिंगली अपने पास रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब देखें स्टेप 5 हमें कहता है कि हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर एट अ पॉइंट इन टाइम है तो रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम, अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है तो फिर रेवेन्यू भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए उन्होंने 3 क्राइटेरिया डिफाइन किए। अगर तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी मीट हो जाता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। लेकिन अब सवाल यहां पे ये अराइज होता है कि आपने ये तो कंक्लूड कर लिया कि रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड करना है, लेकिन वो रेलेवेंट पॉइंट इन टाइम होना कौन सा चाहिए? या आपने ये कंक्लूड कर लिया कि रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करना है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करने की बेसिस क्या होगी? तो हमारे पास इसी प्रेजेंटेशन में अगर आप नेक्स्ट थोड़ा सा आगे आओगे, नेक्स्ट स्लाइड में नहीं, इसी पेज पे नीचे, तो हमारे पास आ रहा है वेदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट द क्राइटेरिया फॉर सेटिस्फाइड ओवर टाइम और नॉट। यानी पहले तो आपने ये कंक्लूड करना है कि अदर गुड्स एंड सर्विस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफर हो रही है एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन और रेवेन्यू का रिकॉग्निशन एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम है, तो इसमें लिखता है consider the following indicators in evaluating the point in which at which control of the asset has been transferred. The entity has transferred title to the goods, the entity has transferred physical possession of the asset, the entity has present right to payment for the asset, the customer has accepted the asset, and the customer has significant risk and reward of the ownership of the asset. लेकिन जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का कंट्रोल एट अ पॉइंट इन टाइम ट्रांसफर हो रहा है, आपने रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड करना है। लेकिन वो पर्टिकुलर या वो स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के लिए आपके पास ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। इन बातों की बेसिस पे आप असेस करोगे, इवैल्यूएट करोगे कि यार मुझे रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है। या तो मैं ये देखूंगा कि भाई गुड्स का टाइटल कब ट्रांसफर हो रहा है, फिजिकल पोजीशन कस्टमर किस वक्त हासिल कर रहा है, मेरा राइट टू पेमेंट किस वक्त एस्टैब्लिश हो रहा है, आधा कस्टमर ने डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली या नहीं, रिस्क ऑन रिवॉर्ड कौन एंजॉय कर रहा है। इन चीजों के बेसिस पे अकॉर्डिंगली मैं अपनी जजमेंट्स वगैरह को भी इस्तेमाल करूंगा और मैं कोई ना कोई रेलेवेंट पॉइंट इन टाइम फाइंड आउट करूंगा। और अगर इनकेस के परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन ओवर द पीरियड है, तो फिर ओवर द पीरियड रिकॉग्निशन के लिए हम दो में से कोई एक मेथड इस्तेमाल करेंगे, आइदर इनपुट मेथड या आउटपुट मेथड। अब इनपुट मेथड या आउटपुट मेथड को यूज करते हुए आप कोई ना कोई स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कोई ना कोई परसेंटेज कंप्लीशन वर्कआउट करोगे अपने कॉन्ट्रैक्ट की। दोनों मेथड में फर्क यह है कि आउटपुट मेथड में जनरली हमारा कंपैरिजन ये होता है कि आपने कस्टमर को कितनी वैल्यू डिलीवर करनी है और कितनी वैल्यू डिलीवर कर चुके हो। जब आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीशन इस तरह से देखते हो कि कितनी वैल्यू कस्टमर को डिलीवर करनी है और कितनी डिलीवर कर चुके हो, तो ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ आउटपुट मेथड है। यहाँ पे हम यूनिट्स प्रोड्यूस, यूनिट्स डिलीवर्ड, थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट सर्वे और इस तरह के मेथड इस्तेमाल कर रहे हो। और अगर आप इस तरीके से वैल्यूएशन करो कि मुझे कस्टमर के लिए कितना काम करना है और मैं कितना काम कर चुका हूं, तो ये हमारा इनपुट मेथड बन जाएगा। यहां आप इनपुट मेथड में ये नहीं देखते कि कस्टमर को क्या वैल्यू डिलीवर हुई, इनपुट मेथड में ये देखा जाता है कि मुझे कितना काम करना था टोटल और अब तक मैं कितना कर चुका हूं। यहाँ पे जो हमारे पास तरीके होंगे वो लेबर आवर्स की बेसिस पे, मशीन आवर्स की बेसिस पे, कॉस्ट इनकर्ड की बेसिस पे, इस तरीके से हम अकॉर्डिंगली कोई ना कोई अप्रोप्रिएट मेथड यूज कर रहे होंगे। तो कहता है recognize revenue in such a way that depreciate the entity's performance in transferring the control of goods and services to the contract customer. Methods includes output method और input method. अभी जितनी सी बातें हमने सारी थियोरेटिकली रीड की है ना, ये पढ़कर तो इतनी अच्छे से नहीं, लेकिन जब आप एक दो सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके लिए हम एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पर है सर। कहता है आर कंस्ट्रक्ट अ प्रॉपर्टी डेवलपर
that is builds a residential complex consisting of 50 apartments. The apartment has a similar size and proportion, however they can be customized according to client need. एक कंपनी है आरई कंस्ट्रक्ट के नाम से जो कि प्रॉपर्टी डेवलपर है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रही है 50 अपार्टमेंट्स का, हर अपार्टमेंट मोर और लेस सेम साइज ऑफ ऑपरेशन का है. कहते हैं आरई कंस्ट्रक्ट एंटर्ड इनटू अ टू कॉन्ट्रैक्ट विद टू डिफरेंट क्लाइंट्स ए एंड बी. Both clients wants to buy almost identical apartment and agree with a total price of 1 lakh per apartment. The payment schedule is as follow. कह रहे दो क्लाइंट्स के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्लाइंट ए एंड बी, 1,000 रुपए की प्राइस डिसाइड हुई है. अपॉन सिग्नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द क्लाइंट विल पे अ डिपॉजिट ऑफ 10,000 ईच. दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के साइन होते ही 10,000 रुपए पे कर देंगे. माइलस्टोन 1, 1 year prior planned completion, RE Construct will deliver progress report to client and client need to pay 50,000 each. करें एक साल के बाद हम एक प्रायर प्लान कंप्लीशन रिपोर्ट ट्रांसफर करेंगे कस्टमर को, और कस्टमर हमें 50,000 रुपए मजीद पे करेगा. एंड कंप्लीशन पे अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन द लीगल ओनरशिप ऑफ द अपार्टमेंट इज ट्रांसफर्ड टू द क्लाइंट्स एंड दे पे द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 40,000 ईच. और जब 2 साल के बाद कंप्लीशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो हम उससे पोजीशन ट्रांसफर कर देंगे और हमें बाकी के 40,000 भी पे कर देगा. Assume the period of construction is 2 years from the date of contract. RE Construct has the right to retain the payment from any client in the situation when the client defaults on the contract before its completion. कह रहे 2 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड है और कॉन्ट्रैक्ट में यह है कि क्लाइंट ने अगर कभी डिफॉल्ट किया ना तो जितनी पेमेंट हम उससे रिकवर कर चुके हैं ना वो सारी की सारी हम फोरफीट कर लेंगे. नॉन रिफंडेबल. The contract with client A and B are not identical. Following contractual terms specify that no other specific terms in contract with client A. client A के साथ और कोई बात नहीं की. The contract with client B specifies that RE Construct cannot transfer or direct the apartment to another client, and in return the client B cannot terminate the contract. If client B default on the contract before its completion, RE Construct has the right to for all contractual price if RE Construct decide to complete the contract. कह रहे ए के साथ तो हमने कोई मजीद बात नहीं की, बी के साथ ये अग्री हुआ है कि उसके लिए जो अपार्टमेंट तैयार किया जा रहा है ना वो किसी और को सेल नहीं हो सकता. बदले में बी टर्मिनेट नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, और अगर बी ने टर्मिनेट करा तो जितना काम हम कर, बल्कि बी ने अगर टर्मिनेट करा तो हम उससे पूरी पेमेंट रिकवर कर सकते हैं अगर हमारी कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने का सोचती है तो. टोटल अज्यूम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 80,000, देयर ऑफ 35,000 इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड 45,000 इन द ईयर सेकंड ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन. टोटल इस 1 लाख के अपार्टमेंट के लिए 80,000 का खर्चा होगा. पहले साल में 35, दूसरे साल में 45,000. When and how shall the RE Construct recognize revenue from contract A and contract B? सर एक बहुत ही अच्छा सवाल है जिसमें स्टेप 5 को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है. सुकून से तसल्ली से रीड करें सवाल को और जरा सॉल्व करने की कोशिश करें इसे. सर बहुत सी अगली क्लास में प्लान नहीं ये बहुत अच्छी बात की.